Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. आज एक नए कंसेप्ट वीडियो के साथ आए हैं यहाँ पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं रोटेटिंग फ्लूइड्स के। अगर किसी फ्लूइड को एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया जाता है तो उसका एक स्पेशल केस, अगर वो एक सिलेंड्रिकल सिस्टम पे या फिर किसी भी शेप के बॉडी पर रखा गया है तो उस पे हम कैसे चीज़ों को डील करेंगे उसके बारे में देखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हालांकि आपके लिए हो सकता है ये कॉमन टॉपिक हो, बट आप जिस तरह से भी अप्रोच कर रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ से निकाल के अगर उसको थोड़ा भी दिमाग में रखते हैं तो आप देखोगे कि कंपैरेटिवली अगर आप सवाल सॉल्व जो पहले कर रहे थे और इस वीडियो के बाद करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीज़ों को करेंगे। बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आपके मन में कि ये कैसे कर रहे हैं। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो रोटेटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्लूइड में ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस पे लिक्विड भरा हुआ था ऐसा, और इस लिक्विड पे को हमने किसी कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया है। ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो सरफेस था जो कि यहाँ तक था, अब वो सरफेस कुछ ऐसा हो गया। ये कुछ सरफेस ऐसा हो गया, अगर आपको दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूं इसका सरफेस कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका सरफेस चेंज हो गया। तो इस वजह से इस सरफेस का इक्वेशन क्या होगा, ये अपने नॉर्मल लेवल से किस हाइट पर ऊपर गया, हाइट अप, इसका जो बॉटम है ये किस हाइट पर नीचे आया है, ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे और बहुत इजीली करेंगे बिना ज़्यादा किसी परेशान हुए। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें मुझे फ्लूइड एलिमेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज मुझे प्रेशर वेरिएशन देखना है तो मुझे फ्लूइड एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आई विल यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको भागना नहीं है ये सुन के कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर कैसा होगा क्या होगा, कोई खास बात नहीं है। क्या करेंगे, एक्सेस से किसी आर पे जाके डी आर आगे बढ़ेंगे, तो एक छोटा सा ये हो गया, और इसी जगह से कुछ थीटा ऐसे मुड़ जाएंगे तो एक आर आगे बढ़ा हुआ, थीटा घुमा हुआ, तो कैसा दिखेगा मुझे, ये किसी आर पे जाके डी आर आगे बढ़े और थीटा मुड़ गए, ऐसा थीटा मुड़ गए, तो ये अपना एलिमेंट हुआ अभी तक 2 डायमेंशनल। अब इसमें थोड़ा सा जेड भी, किसी जेड पे जाके डी जेड ऊपर भी हो जाओ, तो ये वाला जो पार्ट बना है दैट इज अवर सिलेंड्रिकल एलिमेंट। वो हमारा एलिमेंट बनने वाला है, वो हमारा एलिमेंट यहाँ पर बनने वाला है कुछ इस तरह से। आई थिंक आप समझ पे आ रहे होंगे ये मेरा एलिमेंट किस तरह से बना है, बहुत खास बात नहीं है। तो क्या किए, यहाँ पर 0 0 0 मानते हुए, यहाँ पर 0 0 0 मानते हुए किसी अगर टॉप व्यू देखें तो किसी आर पे जाके हल्का सा डी आर बढ़ के हम डी थीटा एंगल घूम गए, तो ये वाला पार्ट, और फिर इसके बाद z ऊपर गए और डी जेड इसी में आगे बढ़ गए, तो ऐसा कुछ एलिमेंट दिख रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो थिकनेस है वो किसी z पे जाके डी जेड है, ये वाला जो है ये किसी r पे जाके डी आर है, और इसकी बात करें तो ये किसी थीटा पे जाकर आर डी थीटा है, ये किसी थीटा पे जाकर आर डी थीटा है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो बहुत इजीली अभी आगे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका रोल है नहीं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं कुछ सरफेस को अगर नाम दूं, देखो ऐसा कुछ हमें शेप बना हुआ है, अगर इसको मैं रफ एक शेप बनाऊं तो ऐसा कुछ शेप इसका बना हुआ है। नीचे से भी आप चाहो तो कर्व वगैरह कर सकते हो, ठीक है, नीचे से भी चाहो तो कर्व कर सकते हो, बट दो अपन इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ शेप हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो इस पे मैं सरफेस को नाम देता हूँ, एक ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, एक इस साइड से लग रहा होगा, एक इस साइड से लग रहा होगा, और आप अगर देखें तो थीटा पे वेरिएशन नहीं है, इस थीटा पे रखूं या फिर इस थीटा पे रखूं प्रेशर चेंज नहीं होगा, लिक्विड के सेम लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल लिक्विड है ना। थीटा का मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसे पर उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में हल्का सा घूम जा रहे हैं, तो देयर विल बी नो वेरिएशन इन द प्रेशर as we changes theta,
बट z बढ़ाने पर, ऊपर नीचे जाने पर देयर विल बी सम चेंज इन द प्रेशर, एज वेल एज आगे पीछे जाने पर प्रेशर का फिर से चेंज होगा, बट थीटा के मुड़ने पर, ऐसा मुड़ने पर देयर विल बी नो चेंज इन थीटा, सॉरी देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो अगर इस पर बात करें, मैं इस पर थोड़ा सा और अच्छे से बात करें तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मान लो प्रेशर P1 था, यहाँ से P2 था, यहाँ P3 है, ये P4 है, तो सामने से यहाँ से P3, यहाँ से P4, P1 ऊपर से, P2 नीचे से, थीटा के अलोंग ये जो प्रेशर है ये दोनों सेम है, लगभग दोनों ये प्रेशर सेम है। तो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से P1 माइनस P2 की बात करूँ तो FBT बनाने से सारी काम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक ऊपर से प्रेशर लग रहा है, साथ में इसका वेट भी है, और वेट और ऊपर वाले प्रेशर को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? P2। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरी Z बढ़ेगी, मतलब मैं ऊपर जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे नीचे जितना कम Z पर रहूंगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज मैंने नीचे एक्सेस सेट किया है, नीचे एक्सेस सेट किया है, ऐसा मान रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो प्रेशर विच इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ये प्रेशर किसको बैलेंस कर रहा है? एक्स्ट्रा किस की वजह से आया है? वेट की वजह से। तो वेट अगर देखें तो वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेंसिटी, इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं, या फिर डेंसिटी इनटू एरिया, और थिकनेस। थिकनेस अगर देखें तो इस लेंथ के अलोंग का लिखना चाहिए मुझे dz, बिकॉज एरिया कौन सा लिया हूँ? ऊपर की प्लेट का जिस पे प्रेशर लग रहा है, ये वाला एरिया लिया हूँ। तो एरिया इंटू थिकनेस विट इज dz और इंटू g। तो ये मेरा चेंज इन प्रेशर है, और मुझे पता है कि dz की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो dp की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मैं अगर ऊपर गया हूं तो प्रेशर मेरा कम हुआ है। तो इस वजह से मुझे लिखना चाहिए dp बाई dz इज नेगेटिव रो जी ए, इज नेगेटिव रो जी ए। ये मेरा dp बाई dz की वैल्यू बन रही है, रो जी ए। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखो कि हम तो फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, तो फोर्स में फोर्स के लिए अगर लिखे तो प्रेशर इनटू एरिया होता है ना ये, तो ये तो मैं फोर्स लिखा हूं, तो एरिया से क्या कर सकता हूं? दोनों साइड एरिया को यहां से कैंसिल कर सकता हूं, बिकॉज मुझे फोर्स लिखना है। तो अगर मैं इसको एरिया को इस साइड ले आता हूं तो ये फिर प्रेशर बनेगा, इस वजह से मैं इस एरिया के टर्म को हटाता हूं। तो दिस विल बी द परफेक्ट पार्ट, dp बाई dz इज इक्वल्स टू माइनस रो टाइम्स ऑफ g। एरिया क्यों इधर लाए आप समझ रहे हैं ना? बिकॉज पहले मैंने ये फोर्स के लिए लिखा था, नेट फोर्स इज एक्चुअली वेट, और उस वेट को नीचे वाला प्रेशर बैलेंस कर रहा है, तो ये df था। जब इस एरिया को इस साइड ले आते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, देन इट विल बी प्रेशर टर्म। तो प्रेशर में चेंज कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मैं आगे देखूं तो मैं लिखना चाहूंगा कि इस डायरेक्शन में कैसा प्रेशर चेंज है। तो अगर आप देखें तो ये एलिमेंट क्या कर रहा है? एक सर्कल में घूम रहा है, तो उसके अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा। वो कौन बना रहा है यहाँ पर? प्रेशर का डिफरेंस। तो ये चीज ऑब्वियस है कि P4 बड़ा होगा P3 से, बिकॉज नेट फोर्स अंदर की तरफ लगना चाहिए। तो अगर ये फ्लूइड ऐसा घूम रहा है ना, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला प्रेशर। तो इस वजह से बोल सकते हैं P3 और P4 में P4 बड़ा होने वाला है। और अगर P4 बड़ा है तो कितना बड़ा है, उसके लिए FBT बनाते हैं फिर से। तो फिर से फोर्स के लिए चीज़ों को लिखेंगे, तो DF जो एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है वो एक्चुअल में दोनों की वजह से बन रहा है, और वो किसके इक्वल है? किसी R पे गए अपन, किसी R पे गए और ये DR का एलिमेंट काटे हैं, तो इस DR के एलिमेंट पे अगर प्रेशर की बात करें तो इस पे नेट इसका मास अगर लिखें तो वो लिखेंगे डेंसिटी इनटू, अच्छा, दोनों की वेलोसिटी। ये किस सर्कल में? R रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो DF इज रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? ये वाला एरिया, और थिकनेस क्या है? dr, दिस इज थिकनेस। तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, r की बात करें अगर तो r लिख सकते हैं यहाँ पर
आर को आप आर ही लिखो, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ये किस सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। तो ऐसा कुछ लिख लिए। इस एरिया को इधर ले आते हैं, तो dp इज रो ए, सॉरी ए को उधर भेज चुके हैं, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, और ये हो गया dp। और अगर dp बाय dr की बात करें, मतलब डिफरेंस इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन आर, मतलब आर पे अगर मैं हल्का सा आगे बढ़ता हूं तो प्रेशर कितना बढ़ता है, तो हमें पता है कि आर के अलोंग बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है। इस वजह से जैसे इस केस में ये नेगेटिव था, बिकॉज z बढ़ाने पर बोल सकते हैं प्रेशर कम होता था, यहाँ पर r बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज P4 बढ़ा है एज कम्पेयर टू P3। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, और ये टर्म हो गया कुछ रो ओमेगा स्क्वायर आर, रो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये हो गया रो ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमने प्रेशर का वेरिएशन का पर यूनिट चेंज इन आर और प्रेशर वेरिएशन पर यूनिट चेंज इन डी जेड, मतलब जेड हमने लिख लिया। और थीटा के अलोंग अगर मैं लिख दूं कि डी पी बाई डी थीटा इज गोइंग टू बी जीरो, मतलब प्रेशर इन वेरिएशन विद चेंज इन थीटा इज जीरो, प्रेशर थीटा के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर इन दोनों चीजों को मैं कंबाइन करूं, अगर इन दो पॉइंट्स को कंबाइन करूं, तो बोल सकते हैं आर के अलोंग प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर dp की बात करें, तो dp की वैल्यू अलोंग r अगर लिखें तो वो है रो ओमेगा स्क्वायर, dr को इस तरफ भेजते हैं r स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट कर दिया हूँ r स्क्वायर बाई 2, मतलब बोल सकते हैं, और यहाँ से r इनिशियल से r फाइनल, r इनिशियल से r फाइनल, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये जो हमारा फ्लूइड बना हुआ था, अगर ये जो फ्लूइड एलिमेंट बना है, इसमें अगर r के अलोंग चीज़ों को डील करें, तो एक इस R पे जो पॉइंट है और एक इस R पे जो पॉइंट है, इसका ये वाला डिस्टेंस अगर R1 है, ये वाला डिस्टेंस R2 है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर प्रेशर का वेरिएशन क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई 2। ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हम बोल सकते हैं, अगर मैं किसी 1 से 2 पर जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर z के साथ देखें, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं और मान लेते हैं ये लेंथ z है, तो प्रेशर कितना चेंज हो गया होगा, रो जी जेड, और मेरा प्रेशर कम हो गया होगा इस वजह से माइनस, मतलब ये a पॉइंट और B पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, ये यहाँ के A पॉइंट और B पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो B पॉइंट हायर प्रेशर पे, यहाँ पर अगर देखें तो बोल सकते हैं A पॉइंट हायर प्रेशर पे। तो अगर अब किसी भी पॉइंट का प्रेशर अगर मुझे निकालना है इस रोटेटिंग इस ट्यूब पे, तो मुझे बोलना चाहिए कि जैसे कि अगर मुझे यहाँ से प्रेशर को अगर मैं कुछ P0 मान लूँ, तो इस जगह के प्रेशर को मैं पहले Z पे आगे बढ़ सकता हूँ, R पे आगे बढ़ सकता हूँ, फिर Z पे आगे बढ़ सकता हूँ। और इस हिसाब से अगर इस जगह का प्रेशर P0 है, तो इस जगह का प्रेशर होगा P0। अच्छा, इस पे R पे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, रो, और जो भी डिस्टेंस हम एक्सेस से उससे एक्स्ट्रा चलें, एक्सेस से कितना एक्स्ट्रा चलें, एक्सेस के हिसाब से R2 माइनस R1 एक्स्ट्रा चलें, तो उसका होल स्क्वायर बाई 2। तो मुझे यहाँ पर प्रेशर लिख लेना चाहिए रो टाइम्स ऑफ P0 तो था ही, साथ में एक्स्ट्रा कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर, जो भी R है, कंप्लीट रेडियस मान लेते हैं R है, तो R स्क्वायर बाय 2, R स्क्वायर बाई 2, और साथ में ऊपर जाने पर मेरा प्रेशर कम हो गया है, कितना, रो जी, ये वाले डिस्टेंस को अगर Z बोल रहा हूँ तो Z। तो इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट का प्रेशर इस जगह पर ऐसे करते हुए लिख सकते हैं, बहुत ईजिली हम किसी भी पॉइंट का प्रेशर ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी यूज़ करते हैं हम, बट इस पर्टिकुलर जगह ऐसे वेरिएशन ना करके थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, जिससे कि और आसान रिजल्ट्स हमारे लिए बन जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, बट जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान होगा।
तो ठीक है, हमने यहाँ पर प्रेशर को कुछ इस तरह से वेरिएशन सीख लिया। मतलब मुझे अगर एक पॉइंट का प्रेशर पता है तो मैं दूसरे पॉइंट का प्रेशर बहुत ईजिली लिख सकता हूँ। पहले मैं आर पे चलूंगा, फिर जेड पे चलूंगा, उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, बिकॉज थीटा पे चलने पर मेरे प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कोशिश करना चाहते हैं कि ये कितना हाइट नीचे आया है और ये कितना हाइट ऊपर गया है, इसके बारे में, या फिर इस कर्व का इक्वेशन ढूंढ लें। तो मैं चाहूँ तो इस जगह से भी प्रेशर इक्वेट करके इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट करके चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मैं एक कांस्टेंट ढूंढना चाहता हूँ जिससे कि मुझे हाइट वगैरह भी मिल जाए, तो मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। इस जगह के प्रेशर और इस जगह के प्रेशर को इक्वेट किया जा सकता है, दोनों इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इस तरह से कर सकते हैं, बट वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो हमारा ये जो स्टेप है ये हल्का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर बोल सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर ये जो मैंने ऊपर लाइन बनाया है ये पहले हाल था और ये अब ऐसा हाल हो चुका है। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। मान लेते हैं इसका जो हाइट है इस मोमेंट पे वो है HC। व्हाट इज HC? हाइट ऑफ द सेंटर पार्ट, सबसे नीचे वाले पार्ट का। अच्छा, अब हर एक पार्ट का ये यहाँ पर जो स्फेरिकल या फिर पैराबोलॉइड सा जो भी शेप बना है उसका जो नीचे वाले एक्सेस से वो कितने हाइट पर है ये कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। ये किस हाइट पे है, ये किस हाइट पे होगा, ये किस हाइट पे होगा, मतलब R और Z को इक्वेट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के थ्रू। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप इसका इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा लाइन है, ये एक आइसोबार है, ये एक आइसोबार है। आइसोबार बोलने का मतलब है कि इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम है बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और इस तरह से जो भी शेप बना है दैट इज एन आइसोबार। यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। तो अगर मैं बोलूँ कि dp जहाँ पर जीरो हो जाए, चेंज इन प्रेशर दो पॉइंट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो आइसोबार का फॉर्मेशन करेंगे। और प्रेशर का वेरिएशन हम कैसा लिख रहे हैं, माइनस रो जी डी जेड, जेड पे बढ़ने पर ऐसा और आर पे बढ़ने पर रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय या फिर रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, दैट इज डीपी। ओवरऑल दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का वेरिएशन हम ऐसा लिख रहे हैं, जो कि अपने से z डिस्टेंस हाइट में सेपरेटेड है और r डिस्टेंस इसके अलोंग सेपरेटेड है। ऐसे दो पॉइंट्स के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज और अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर वेरिएशन जीरो हो जाए तो ये आइसोबार का फॉर्मेशन होगा। मतलब रो जी डी जेड अगर इक्वल हो जाए रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, यहाँ से रो वाले टर्म को करते हैं कैंसिल और z को इधर भेजते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g प्लस सम कांस्टेंट c, और साथ में अगर देखें दिस इज z। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है। z क्या बता रहा है, ऐसा पॉइंट जिसका कि r डिस्टेंस एक्सेस से r डिस्टेंस दूर है, और तो वो नीचे से कितने डिस्टेंस दूर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस सम कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट c अगर ढूंढ लेते हैं ना अपन, ये कांस्टेंट c ढूंढ लेंगे तो सारी चीज़ आसान हो जाएगी। ध्यान से सुनना, तो ये कांस्टेंट c की वैल्यू अपने को किसी तरह ढूंढनी है। तो अगर ये c मिल जाता है तो मैं उस आइसोबार पे किसी भी r पे वो कितने z पर है ये चीज़ बता पाऊंगा। मतलब कोई भी r पे जो भी उस आइसोबार पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा है किसी r पे, वो अपने इस नीचे वाले पॉइंट से किस z पर लाई कर रहा है, ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ c। तो अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखता हूँ तो होने वाला c इज hc। c क्या बन जाएगा उस केस में, hc, बिकॉज मुझे hc क्या पता है, z की वैल्यू है जब r 0 है। उस आइसोबार के पर अगर r 0 करें तो z की वैल्यू जो होगी दैट इज hc। तो अगर मैं यहाँ पर r को 0 करता हूँ तो ये c क्या बन जाएगा, hc बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे c और hc क्या टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं।
चलो ठीक है, तो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं सी का कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो फॉर दैट आई विल यूज यू कैन से फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सी आई विल यूज वॉल्यूम कंजर्वेशन। मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन का हेल्प लेने वाला हूँ सी को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सी को। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आप इस पे थोड़ा भी इक्वेशन लिखने में परेशान हो, कुछ भी है, तो आपको एज अ डायरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है जिसको हम बहुत आसानी से यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ से अगर ऐसा देखें, मान लेते हैं ये मेरा इनिशियल एच नॉट का हाइट था, या फिर थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ये यहाँ तक भरा हुआ था इनिशियली, और अब इसकी वजह से कुछ ऐसा ये जो शेप लिया है कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, जो भी है। तो ये कुछ हाइट नीचे आ गया है, एच नॉट हाइट नीचे आ गया है और एच वन हाइट ऊपर आ गया है। इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो ये इस तरह का शेप है, तो मैं किसी आर पे जाकर, ऐसा शेप है ना, किसी आर पे जाकर एक ऐसा लूं और नीचे सिलेंडर का एक वॉल्यूम डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर सा बना लेता हूँ, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर इस आर का वेरिएशन कर लेंगे जीरो टू कैपिटल आर। तो इसके साथ साथ जेड भी बढ़ेगा और हम ओवरऑल वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे फाइनल वाला। क्या बोल रहा हूँ आप सुनना थोड़ा ध्यान से। तो क्या करते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम तो हमें पता है कि ये किसी एच नॉट हाइट तक था। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एच इनिशियल लिख लेता हूँ उसको, एच इनिशियल, कि इनिशियली जब रोटेट नहीं किए थे ये किसी एच इनिशियल हाइट पे था। रोटेट करने के बाद इसका शेप कैसा बना है ये भी आप देख सकते हो, और शेप बनने की वजह से हम इसके इस वाले वैल्यू को एच सी बोल रहे हैं, और किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर देखें तो इसे बोल सकते हैं किसी भी आर पे, तो ये सी की वैल्यू बन रही है किसी भी आर पे अगर निकालने तो सी बोल रहे हैं उसे। अच्छा, तो अब वॉल्यूम देखो कैसे लिखेंगे। ये जो हमारा शेप बना है ना, ये जो शेप बना है, इस शेप पे क्या करते हैं कि किसी भी आर पे जाते हैं, इस शेप के किसी भी आर पे जाते हैं ऐसा, और डी आर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इस सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। और मुझे कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, ऐसे इस जगह से शुरू करते हुए कैपिटल आर तक, ऐसे हम पूरा सिलेंडर कवर कर लेंगे पीछे से, पूरा पीछे से ऐसा सिलेंडर कवर कर लेंगे। और ये वाला एलिमेंट हो गया, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसा सिलेंडर लेंगे, थोड़ा आर बढ़ाएंगे, फिर और आर बढ़ाएंगे, जेड बढ़ाते हुए हम इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ करना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसका ओवरऑल किसी आर पे गया हूँ तो आई विल राइट 2 पाई आर। अगर इसका ओवरऑल सरकमफेरेंस लिखूं तो वो है 2 पाई आर डी आर, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए। साथ में इस सिलेंडर की जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो z है, बिकॉज किसी r पे वो किस हाइट पे होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन z। तो इस वजह से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस सी, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g प्लस सी, कांस्टेंट सी। और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है कहाँ से कहाँ, 0 से r। दिस इज वॉल्यूम फाइनल, और वॉल्यूम इनिशियल तो हमें पता ही है, विच इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच इनिशियल। हम इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज वॉल्यूम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम अभी ऐसा मान रहे हैं कोई भी वाटर बाहर फ्लो नहीं हुआ है, और जो भी है वो उसी पे शेप बना हुआ है, अभी कोई भी वाटर बाहर फ्लो नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो कंटेनर है सफिशिएंट हाइट का है, ऐसा मानते हुए चीज़ों को अभी फिलहाल डील कर रहे हैं। आगे वो केसेस भी देखेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्या इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा सा बना लेते हैं, इसका एक प्रॉपर इंटीग्रेशन बनाते हैं, इक्वेट करेंगे जिससे ईजी हमें रिजल्ट मिल जाए। तो अगर आप पहला टर्म देखें तो 2 पाई आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर क्यूब हो गया बाय 2g, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब और साथ में 2g डी आर प्लस 2 पाई आर सी डी आर, और बस, और दोनों साइड इंटीग्रेशन 0 से आर 0 से आर। ये 2 को पहले क्या लो, कैंसिल कर लो, और फिर अब आगे इस पे बढ़ते हैं। तो पहला टर्म क्या बन जा रहा है, पाई आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 4g, और सेकेंड वाला टर्म आपको देखने को मिल रहा है
2r² / 2 बनेगा, तो पाई r स्क्वायर सी। आई थिंक आप यहाँ को आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम इसको इंटीग्रेट वगैरह रखें। और मैं इसे किससे इक्वेट करना चाहता हूँ, इनिशियल वाले वॉल्यूम से, विच इज पाई r² h इनिशियल होल स्क्वायर। तो यहाँ से पाई r² वाले टर्म को करो, पहले तो पाई को करो कैंसिल, और r² वाले टर्म को भी कर लेते हैं कैंसिल। तो पाई r² टर्म हुआ कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है 2r² कैंसिल। तो c की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो लिख सकते हैं h इनिशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर r² बाय 4g, ओमेगा स्क्वायर r² बाय 4g। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, तो अगर c की वैल्यू अपने को ये मिल गई है, तो किसी भी जगह पर z अगर निकालना है तो बहुत ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इस c की वैल्यू यूज करेंगे, वहां पर r की वैल्यू पुट करेंगे जिस भी r पे निकालना चाहते हैं, और वहां से हमें समझ में आएगा कितने हाइट पर वाटर ऊपर गया है, कितने हाइट पे वाटर नीचे हुआ है, सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। तो इस z का एक्सप्रेशन पे c की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो ये c यूज करते हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ z। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो मुझे लिखना चाहिए ओमेगा स्क्वायर r² बाई 2g प्लस s इनिशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर r² बाय 4g। दिस इज z एट एनी r, किसी भी r पे जो भी हमारा शेप बना है आइसोबार के किसी भी r पे, वो नीचे से कितने हाइट पे होगा, दैट इज z कैसे बोल रहे हैं, मतलब ये जो हमारा आइसोबार बना था ऊपर ना, ये किसी भी पर्टिकुलर r पे जाए, बिकॉज सबका r वाली डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे इसका ये r है तो इसका z क्या है, ये z यहाँ से मिलेगा। अगर आप इस r की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो वो कितने हाइट पे है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। h इनिशियल तो हमें पता ही होगा कि पानी इनिशियली बिना रोटेशन के कहाँ तक भरा था, तो ऑल द थिंग्स आर नोन टू अस, बहुत इजीली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा r0 का पॉइंट एंड r इज इक्वल्स टू r का पॉइंट। r0 का पॉइंट कौन सा है, r0 का पॉइंट अगर देखें तो ये है, मतलब ये जो सबसे नीचे जो पॉइंट आया है, जो सबसे नीचे आया है इस आइसोबार का पॉइंट, दैट इज r0 का पॉइंट। तो वो कितना नीचे आया है, तो अगर इसकी बात करें तो वो नीचे आया है h इनिशियल, जो पहले इसका हाइट था। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर फिगर बनाऊं तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हुआ और इसका शेप कुछ ये जो नीचे आया है, तो पहले मान लो कि ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था, पहले यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था, ये कुछ हाइट नीचे आया है। तो ये जो इसका हाइट नीचे आया है, इसकी अगर वैल्यू बात करें तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कितना आया है, इनिशियल हाइट से कितना कम हुआ है, ये हुआ है ओमेगा स्क्वायर r² बाय 4g। तो दिस इज z। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर इनिशियल हाइट था hi, तो उससे ये कितना नीचे आ गया है, ओमेगा स्क्वायर r² बाई 4g। कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर r² बाई 4g। अगर एक आप कांस्टेंट ओमेगा से घुमाओगे, नीचे वाटर कितना है मैटर नहीं करता, उसका जो सबसे ऊपर वाला आइसोबार है उसका जो टिप है वो कितना नीचे आएगा, दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन विच इट इज रोटेटिंग, और साथ में द एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट इज रोटेटिंग, किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो ठीक है, और साथ में जी ये टॉप पे जो लेयर पहुंचा है वो कितना हाइट ऊपर गया है। तो इसकी बात करें, अगर एच यू लिख रहा हूँ, एच अप, तो अगर इसकी बात करें तो उसके लिए मुझे आर की वैल्यू, ये कौन सा है, इस पॉइंट का जेड निकालना है। सो ये जेड निकालने के लिए मुझे आर की वैल्यू कैपिटल आर लिखनी पड़ेगी। तो अगर कैपिटल आर रखता हूँ यहाँ पर वैल्यू, तो आप देख सकते हो ये बनेगा एच आई प्लस ओमेगा स्क्वायर r² बाई 4g। वाह क्या रिजल्ट है। मतलब बोला जा सकता है कि जितना सबसे नीचे वाला पॉइंट अपने इनिशियल हाइट से जितना नीचे जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट उतना ही ऊपर जाएगा। ऐसा चीज हमारा यहाँ पर रिजल्ट बन रहा है। मतलब ये जो इनिशियल हाइट थी उससे ये पॉइंट जितना नीचे गया है, ये साइड वाले जो पॉइंट्स हैं वो उतने ऊपर चले गए हैं, वो उतने ऊपर चले गए हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पर डेल्टा जेड की बारे में बात करूँ, मतलब ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, अगर इनके बारे में बात करूँ तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर r² बाय 2g। ये डेल्टा जेड क्या बता रहा है, ये वाला हाइट।
दिस इज डेल्टा जेड, दोनों लोवेस्ट और अपर मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा जेड, और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। आई थिंक आप यहाँ तक बहुत आसानी से समझ पाओगे हमने कैसे रिजल्ट्स वगैरह डिराइव किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक रिजल्ट्स हमारे सारे यहाँ पर डिराइव हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट डिराइव हो चुके हैं। तो किसी भी z के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो भी हमने यहाँ पर बनाया था, दैट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज दैट, ये रिलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो। और ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी सवाल इसके थ्रू कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरे तरफ से आपकी गारंटी है, अगर आप इतनी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने होंगे। तो अगर मुझे इसको प्रेशर वगैरह के थ्रू निकालना होता तो वो भी आपको पता है कि मुझे किसी भी पॉइंट की अगर प्रेशर निकालनी है तो पहले मैं आर पे चढ़ के प्रेशर बढ़ाऊंगा, फिर जेड पे ऊपर जाकर प्रेशर को उतना ही कम कर दूंगा। तो वो 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस होगा। जैसे ए और बी के बीच का अगर प्रेशर पूछा जाए तो यहाँ से आर पे जितने आर पे डिस्टेंस होगा, पहले उसके हिसाब से रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, एक्सेस से देखना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी नहीं लगाना है, एक्सेस से डिस्टेंस में डिफरेंस। बिकॉज अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में लिखता हूं तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता इनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। जैसे ये अगर इनके बीच में डिस्टेंस है, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये 0.1 है 0.2, तो अगर 0.2 और 0.1 के बीच का प्रेशर का डिफरेंस लिखना है तो दैट इज रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर, R2 इज फ्रॉम द एक्सिस एंड 0.2 के बीच का डिस्टेंस, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है रो ओमेगा स्क्वायर R2 माइनस R1 होल स्क्वायर बाई 2। ये गलत होगा, आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर Z पे चले जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर अब हाइट लिख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो ठीक है, हमने यहाँ तक की थ्योरी वाली पार्ट कंप्लीट की। अब मैं आपको कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे इसे और आप पाएंगे कि ये बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, तो आप यहाँ से देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं जो आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है a 20 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ अ वर्टिकल सिलेंडर 60 सेंटीमीटर हाई इज शोन इन द फिगर। तो ये हमें वर्टिकल सिलेंडर दिया गया है और इट इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर और 50 सेंटीमीटर तक ये पार्शियली फिल्ड है। मतलब अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है कि इसका ओवरऑल हाइट है 60 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर तक पार्शियली फिल्ड है। ये इनिशियली 50 सेंटीमीटर तक फिल्ड है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक फिल्ड है। अब क्या बोला जा रहा है, whose density is, डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है लिक्विड का। नाउ सिलेंडर इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट स्पीड, डिटरमाइन द रोटेशनल स्पीड एट विच द इट स्टार्ट टू स्पिल। सॉरी, तो अब क्या करना है, हमको कुछ ऐसा घुमाना है, इसको कुछ एक ऐसा एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है जिससे कि वाटर नीचे छलकना शुरू कर जाए। इट स्टार्ट्स टू स्पिल आउट फ्रॉम द कंटेनर से स्पिल आउट करना चाहते हैं। तो स्पिल आउट कहाँ से हो सकता है, साइड से ही होना पॉसिबल है, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे तो साइड वाले वाटर्स ही जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। और ऐसा स्ट्रक्चर बनने के लिए जैसे कि आपको रिजल्ट्स पता है कि ये कितना हाइट नीचे आ सकता है, इसको कितना हाइट ऊपर जाना है, इसको 10 सेंटीमीटर हाइट ऊपर जाना है, तो नीचे वाला भी कितना नीचे आ सकता है, 10 सेंटीमीटर नीचे आया होगा। बहुत ऑब्वियस है, इनिशियल हाइट से 10 ऊपर गया ये, तो 10 नीचे आया होगा। हमें क्या बताना है यहाँ पर, z की, डिटरमाइन द रोटेशनल स्पीड एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स। अच्छा, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू बतानी है, ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम जो एक्स्ट्रा हाइट ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हाइट यहाँ पर लिया जा रहा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मतलब मैं लिख सकता हूँ इनिशियल हाइट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, ये किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो टॉप वाला हाइट है उसका z कितना हो जाना चाहिए, 0.6
मीटर्स, 0.6 मीटर। तो इस इक्वेशन पे एच आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर्स। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, जो कि इसका हाइट बढ़ता है वो कितना होना चाहिए, 0.1 मीटर। और यहाँ से आप चाहो तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट बहुत ईजिली कर सकते हो। तो देख रहे हो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे करें क्या करें। सिंपल शॉर्ट हमारे पास रिजल्ट है, और रिजल्ट याद नहीं कराया गया, बहुत प्रॉपरली डिराइव किए और समझे भी हैं कैसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। सेकंड अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से आप ओमेगा के लिए सॉल्व करें। ओमेगा की वैल्यू आई थिंक 20 रेडियंस पर सेकेंड आ जाने वाली है, ठीक है, 20 रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, बहुत आसान सा। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, आप देख सकते हो क्या है, ठीक है, एक बार रीड कर सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूँ क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 2 feet डायमीटर वर्टिकल सिलेंडर ऑफ टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर कंटेन 1 feet हाई वाटर। तो देख सकते हो फिर से वही चीज़ है कि 2 feet हाई सिलेंडर है और उस पर 1 feet हाइट तक वाटर भरा हुआ है, 2 feet, और ये ओवरऑल 2 feet है और 1 feet हाइट तक बोल सकते हैं वाटर इसमें भरा हुआ है। आगे बोला जा रहा है द टैंक इज नाउ रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल लाइन एट and water level drops at the center which rises at the water level drops at the edge, ठीक है। determine the angular velocity at which the bottom of the tank is first exposed। तो बहुत कॉमन सवाल है, और कॉमन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, आपको आना चाहिए, बिकॉज जे एडवांस में एक बार इससे हल्का बहुत सवाल आया है और ऑप्टिक्स में भी इसको यूज़ किए थे। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्टिक्स में इसका कर्वेचर वगैरह निकाल कर पूछा गया था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस वगैरह कराए थे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं और ऐसे ही सवाल अगर आ जाते हैं तो आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। तो अगर देखें तो हम चाहते हैं यहाँ पर निकालना डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द बॉटम ऑफ द टैंक इज फर्स्ट एक्सपोज्ड। तो बॉटम को एक्सपोज करना चाहते हैं, बॉटम को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो अगर फीट की बात करें तो 0.3 मीटर्स वगैरह आसपास होती है, तो उसको 0.6 मीटर लिख ले रहा हूँ। और बॉटम जस्ट एक्सपोज कब होगा, अगर आप देखें तो कुछ ऐसा हो जाए ना, मतलब ये पूरा बोल सकते हैं कि इसका लेवल कुछ ऐसा ऊपर बढ़े और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाए, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पर बॉटम एक्सपोज होने वाला है, इस जगह पर बॉटम एक्सपोज होने वाला है। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है 1 feet हाइट ये नीचे जा सकता है। 1 feet हाइट नीचे जाना है ऐसे, मतलब जो डाउन हुआ है उसकी वैल्यू 1 feet है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अगेन हमारे पास बहुत ईजी चीज़ पता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, क्या यही तो ड्रॉप होता है, और ये ड्रॉप किसके इक्वल होना चाहिए, 0.3 मीटर्स। तो यहाँ से एक लाइन पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, और इसको आप इक्वेट कर सकते हो 0.3 से। और ओमेगा हमें चाहिए, आर वगैरह हमें शायद दिया हुआ है 0.3 रेडियस, 2 feet डायमीटर दिया हुआ है। तो ये 2 feet नहीं है, सॉरी, तो 2 feet इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो आप इसका रेडियस 0.3 ले सकते हो। और कंटेन्स 1 feet हाई वाटर, तो इस पे ये वाला तो हमने ठीक लिखा था 1 feet, और 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 feet का 0.3 मीटर का रेडियस है, तो यहाँ पर 0.3 रख सकते हैं, ये 0.3 से इक्वेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत आसान लग रहा होगा, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है बिकॉज हमारे पास रिजल्ट है। अदरवाइज आप 3-4 जगह से प्रेशर करके चीज़ों को लिखोगे, गलतियाँ होने का और टाइम ज़्यादा लेने का चांसेस है, इस वजह से रिजल्ट याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर ओमेगा की वैल्यू समथिंग 11.5 रेडियंस पर सेकेंड ऐसा कुछ आ जाएगा, आप इजीली लिख सकते हो उसको, ठीक है। थर्ड एक और सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, फिर 4 पे आएंगे, उसके पहले 3 देखो। तो 3 पे इस केस में क्या कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द 2 आर्म्स ऑफ अ यूट्यूब ओपन एट द एटमॉस्फेयर इज दिस। तो ठीक है, 2 आर्म्स हैं यूट्यूब के कुछ इस तरह से, और बोला जा रहा है कि इनके जो ये 2 आर्म्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस
25 सेंटीमीटर से, और थोड़ा इस तरह का होगा, ये फ्लैट सा होगा, डिस्टेंस बताया गया ना तो थोड़ा फ्लैट वाला होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्या है। नाउ दिस यूट्यूब इज रोटेटेड अबाउट विथ 1 पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट आर्म। अच्छा, तो ये जो लेफ्ट आर्म है ना आपका, जो साइड वाला ये वाला आर्म है, इसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा से घुमा दिया गया। तो डिटरमाइन द एलिवेशन इन द डिफरेंस, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड सरफेस इन द टू आर्म्स। तो यहाँ पर इसको घुमाने से क्या होने वाला है, ये बिल्कुल आप मान लो कि इसको एक सेंटर मान लो जिसके अबाउट घूमता है, तो ये R0 वाला पॉइंट हो गया। तो इसके अबाउट अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। जो हमारा सरफेस बनता था ना, बिल्कुल वैसा ही बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका इनिशियल हाइट मान लेते हैं, अगर यहाँ तक था, इनिशियल हाइट यहाँ तक था, तो ये बिल्कुल फाइनल बिल्कुल सेम रेडियस पर तो है नहीं, इस वजह से मैं बोल नहीं सकता, बट जो भी डिस्टेंस पर है इसके हिसाब से लिख लेंगे। तो ये वाला हो गया कुछ, और इनके हाइट के बीच का एलिवेशन हम R के थ्रू Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। R हमें पता है, हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट है। तो ये वाला R हमें 25 गिवन है, ये कितना नीचे आया है और ये कितना ऊपर गया है, उसके बारे में हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये कितना नीचे आया होगा ये तो हमें पता ही है, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 4G, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4G, ये बोल सकते हैं। ओवरऑल ये नीचे आया होगा, और ये कितना ऊपर गया होगा, ये वाला एंड जो है ये कितना ऊपर गया होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो बोल सकते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो Z की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 पर Z की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल हाइट से कितना ऊपर है वो, तो दोनों के बीच में वो जो Z है, तो फिर से अगेन ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4G वाला ही टर्म आएगा, बिकॉज R हमने क्या माना है, R इसी को माने, दिस इज अवर R। तो अगर ये हमारा R है, ये भी R ऐसा बनाए हैं इस तरह से, तो इसको अगर R मानते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं, इसके थिकनेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कितना ऊपर चला गया होगा, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4G, ये कितना नीचे आ गया होगा, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4G। तो डिफरेंस दोनों में क्या हो गया होगा, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2G। तो आप बहुत ईजिली से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओवरऑल डिफरेंस अगर देखें तो वो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2G। वैल्यूज़ देख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू 25 वो मीटर्स में कन्वर्ट करके और बाई 2G कर लो, आपको अपना रिजल्ट मिल जाने वाला है। ठीक है, और एक लास्ट अगर मैं चाहूँ तो उसको प्रेशर वेरिएशन से भी आपको बता सकता था कि कैसे हो रहा है। यहाँ से ये जितना हाइट नीचे गया है, यहाँ से सेम R पे जाओ और फिर किसी हाइट पर ऊपर चले जाओ, दोनों के बीच में प्रेशर जो होगा, दोनों तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो यहाँ से लिख सकता हूँ ना PA प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, एक्सेस से ही लिख रहे हैं तो R स्क्वायर बाई 2, और फिर ऊपर जा रहे हैं माइनस रो जी जेड, और यहाँ पर किसका प्रेशर आ गया है, PB। तो हमें क्या चाहिए, PA माइनस PB, तो आप ये PA और PB तो इक्वल ही है, PA और PB तो इक्वल ही है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ रो जी जेड इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2, यहाँ से रो कर सकते हो कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2G ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ज़्यादा अच्छा ये है हमें डायरेक्टली पता है चीज़ों के वो कैसे यूज़ करना है। चलो लास्ट वाले मेथड पर आते हैं, बिकॉज एलिवेशन का डिफरेंस यही था ना Z, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ CYU ऑफ पाथफाइंडर। पाथफाइंडर का CYU है, आप एक बार चेक कर सकते हो, बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोला जा रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस R इज फिल्ड विद अनदर आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट h above the bottom. It is now set into the rotation about the vertical axis with constant angular velocity omega. अच्छा, तो देख सकते हो क्या हो रहा है, सेम वही सवाल है कि एक ऐसा फ्लास्क है, इस पे ये लिक्विड कुछ ऐसा हो रहा है और इस पे इधर वाटर भरा हुआ है, इस पे ऐसा वाटर भरा हुआ है। तो व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो एंड नो पोर्शन ऑफ द वाटर इज ड्राई। तो क्या हो रहा है, फिर यहाँ से एक हम छेद कर रहे हैं ऐसा नीचे से, और यहाँ से लिक्विड कम होता जा रहा है, बट कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने पर मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि इसके ऊपर का कर्वेचर डज नॉट डिपेंड ऑन नीचे कितना लिक्विड है। तो नीचे से लिक्विड फ्लो होता जा रहा है, बट इसका कर्वेचर
ऐसा ही मेंटेन था, सेम ही रेडियस का मेंटेन था, ऐसा था, ऐसा था। और फाइनली अगर देखें जब पूरे नीचे के लिक्विड चले गए तो कर्वेचर जस्ट इसको टच कर रहा है, और अब हमें बोला गया कि हाउ मच लिक्विड कैन फ्लो आउट ऑफ द वेसल, वेसल से कितना लिक्विड बाहर आ सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो इनिशियल वॉल्यूम से इस सिचुएशन के वॉल्यूम को माइनस करना है, और वॉल्यूम निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि यहाँ से हम कैसा लेते हैं, आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेंगे, आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें सी वाला टर्म नोन है। और इस बार आर जीरो है, यहाँ पर आर जीरो पे ये बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ का सी हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस रिजल्ट से। तो एक बार एज अ होमवर्क इसको आप ले सकते हो, बहुत आसान सा सवाल हो गया है, मैंने आपको हिंट वगैरह सब दे दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करें और CYO18 से आप एक बार इसके आंसर को मैच करें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें क्या करना है, ये वाली सिचुएशन तक ही हमें आना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद बोल सकते हैं नीचे वाले सरफेस को कभी भी ड्राई नहीं होना है, यहाँ तक सिचुएशन वाटर फ्लो कर सकता है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा सिलेंडर बन रहा है इसकी ऑरिफिस को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे आर रेडियस की। तो वाटर कहाँ से लेंगे, आर से लेके आर तक इंटीग्रेशन बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें किसका, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे ना जेड के साथ, जेड वाला रिजल्ट यूज़ करते हुए, जो मैंने जैसे वहाँ पर पैराबोलाइड का वॉल्यूम निकाला था कि छोड़ के जो भी वॉल्यूम बचा था जो मैंने डिराइव किया है, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। बस लिमिट क्या बनाना है, आर से कैपिटल आर और वाई और जेड के बीच में जो रिलेशन था उसमें आप वाली रिलेशन यूज़ कर सकते हो, जेड इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, ऐसा कुछ आया था ना, प्लस सी। तो इस बार अगर आप आर जीरो रखते हो तो सी की वैल्यू आपकी जेड बन जाती है, आर जीरो रखते हैं तो जेड उस वक्त होने वाला जेड, तो सी की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी, बिकॉज आर जीरो पर जेड की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इस बार आपको सी को भी नहीं देखना है, आपको बस इस टर्म को यूज़ करना है जहाँ पर भी जेड वाला टर्म है, और उसके वॉल्यूम को निकालते हुए चीज़ों को बहुत ईजिली डील कर सकते हो। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आप ज़रूर ट्राई करें और अपने वक्त से इसके आंसर को मैच करें। तो ये था ओवरऑल हमारा कंसेप्ट वीडियो नंबर 4 आई थिंक। तो जो भी वीडियो था आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, ज़रूर इसके नोट्स बनाते हुए चलें, आपको इस कभी भी टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आगे और भी बहुत अच्छे कंसेप्ट वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो पे मिलते हैं।